नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कैसे पॉलिटिकली सत्ता हाथ में आने के बाद क्या क्या दुराचार होते हैं, लेकिन जब वो सत्ता गिरती है तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। उन जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के रूप में, लीगल सिस्टम के रूप में, और सत्ता बदलती है तो क्या क्या होता है, कैसे निकलता है। एक प्रकरण महाराष्ट्र का है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट में बात आई और उसमें ये कहा गया कि पिटीशन में कि एक महाराष्ट्र में एनसीपी से, जिस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उस समय एनसीपी की तरफ से एक मंत्री जितेंद्र अवगत, ऐसा उनका नाम है, उनके विषय में बात सामने आई है। क्या है? अवहाद, क्या नाम है, मैं सब पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जितेंद्र अवहाद, AWHAD। किसी सिविल इंजीनियर ने किसी फेसबुक पोस्ट पर सरकार की क्रिटिसाइजेशन करते हुए मिनिस्टर के किसी कारनामे को ला दिया। मिनिस्टर के कारनामे से मतलब है मिनिस्टर ने जो भी कहा होगा, करा होगा, वो सामने लेकर आया गया। वो चीज़ जब सामने आई तो मिनिस्टर ने लोकल पुलिस को बोला, लोकल पुलिस उस सिविल इंजीनियर को उठा लाई। उठाने के बाद वो मिनिस्टर के घर ले गई। मिनिस्टर के घर पर उसको खूब मारा गया। हालांकि वो वीडियो लीक हो गया था या वो सूचना बाहर आ गई। सूचना बाहर आने के बाद उस पर एक FIR दर्ज की गई कि भाई ये इस तरह से ये पुलिस वाला, और चूंकि निपटना तो पुलिस वाला, ये पुलिस वाला उठा के ले गया, तो पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। सिविल इंजीनियर हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में उसने कहा कि साहब हमें महाराष्ट्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास नहीं, आप CBI इन्वेस्टिगेशन बैठा दीजिए। CBI की इन्वेस्टिगेशन बैठाने के लिए मना कर दिया, लेकिन ये हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ऑब्जर्व्ड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा। फिर भी मिनिस्टर का नाम दर्ज नहीं हुआ, मिनिस्टर को कहीं घसीटा नहीं गया, जबकि सब कुछ प्रूफ है, सरकार है उद्धव ठाकरे की, कैसे घसीट लेंगे। हाईकोर्ट में जब और फैक्ट गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई मिनिस्टर इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे, आप उनकी चार्जशीट क्यों नहीं लगा कर रहे। मिनिस्टर के नाम से चार्जशीट लगा दी, मिनिस्टर का नाम इन्वॉल्व हो गया। दुर्भाग्य उद्धव ठाकरे का ये था, जितेंद्र अवगत का ये था कि उनकी सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे बेचारे बहुत बुरे फंस गए। होम मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, होम मिनिस्ट्री भी फंस गई बहुत बुरी। कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर फंस गया, बहुत कुछ हो गया। खैर, मामला चूँकि हाई कोर्ट ने उस पर कोर्ट ऑब्जर्वेशन में इन्वेस्टिगेशन कहा था, तो मामला सुप्रीम कोर्ट चला आया। सुप्रीम कोर्ट में सिविल इंजीनियर ने कहा कि साहब इस पर री इन्वेस्टिगेशन लिखा जाए, क्योंकि ये अब वहाँ सवाल ये आ गया कि चार्ज फ्रेम हो चुके थे। चार्ज फ्रेम होते समय मिनिस्टर के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हुए या कम हुए या ज़्यादा हुए, ये हो गया। लेकिन जो सिविल इंजीनियर है उसका जो दर्द है वो बताना चाहता है कि साहब सही से चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए तो कैसे मुकदमा चलेगा। अब चार्ज फ्रेम हो चुके। मैं आपको स्टेज बता दूं, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन के साथ या उससे पहले FIR होती है, FIR के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो फिर गिरफ्तारी करने का राइट होता है। गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। 167 में उसको बेल शेल लेनी है तो ले लेगा। कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। वो चार्जशीट पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, यानी कि कोर्ट ये महसूस करता है कि हाँ इस मामले में ट्रायल चलाने की आवश्यकता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद वो ट्रायल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रायल कोर्ट में चार्ज फ्रेम होते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो चार्ज फ्रेम किए हैं एक्यूज के, प्रोसिक्यूशन के कहने पर प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी प्रूफ करता है और फिर डिफेंस उसको डिफेंस करती है और उसके बाद आर्गूमेंट और जजमेंट। ये एक प्रोसीडिंग है। तो अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जो कानून का बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि साहब एक बार कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो री इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा जा सकता। ये सिंपल रूल है कि कॉग्निजेंस ले लिया मतलब कोर्ट ने फाइल अपने हाथ में ले ली तो अब नए सिरे से उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। हाँ, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। 173 क्लॉज 8 CRPC की 173 में रिपोर्ट लगती है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है 173(8) में कि इस रिपोर्ट के लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, या कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता।
190 में, सेक्शन 190 सीआरपीसी में वो कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस लेने के भी तरीके हैं, वो सुमोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले सकता है, कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेंस ले सकता है। चूंकि पुलिस रिपोर्ट केस है तो कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, कॉग्निजेंस लेने के बाद वो फॉरवर्ड कर दी, ट्रायल कोर्ट ने उस पर चार्ज बना दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तब तक चार्ज फ्रेम हो चुके थे। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि ये जो मंत्री जी थे, इन मंत्री जी के खिलाफ क्या दोबारा से इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के अनुसार फंडामेंटल राइट है, और ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और फेयर ट्रायल हो, ये चूंकि फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर प्रोसीजरल मैकेनिज्म छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए दोबारा कर दे। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन, डी नोवो इन्वेस्टिगेशन, डी नोवो मतलब नए सिरे से दोबारा इन्वेस्टिगेशन होना, पुलिस भी चेंज कर देते हैं, कभी कभी स्टेट भी चेंज कर देते हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है वो दोबारा से चार्जशीट वही रहेगी, सब कुछ है, और एडिशनल जो मिला वो जमा कर दीजिए। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि वो पुरानी वाले चार्जशीट को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए। डी नोवो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है पूरे सिस्टम को बदलकर नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन नए सिस्टम के द्वारा करना, चाहे पुलिस स्टेशन बदले, डिस्ट्रिक्ट बदले, स्टेट बदले, कुछ भी, तो डी नोवो इन्वेस्टिगेशन, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चार्ज फ्रेम हो गए और मुकदमा चल गया, कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम करके प्रोसिक्यूशन से कहा कि भाई आओ प्रूफ करो, क्या इस स्टेज पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन लिखा जा सकता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से तुषार मेहता साहब प्रेजेंट हुए, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है, और ये तो फंडामेंटल राइट है नहीं है वो अलग बात, उन्होंने पूरा आर्गूमेंट किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, किसी के फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन लिखा जा सकता है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कोई बुराई नहीं है। इसलिए डायरेक्शन दिया जाता है कि अगर वो मंत्री जी जिनके मैनिपुलेशन से ये सब कुछ हुआ, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके कुछ नया पा सकती है पुलिस, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और चार्जशीट फ्रेम हो गए, चार्ज फ्रेम हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा जा सकता। मुझे लगता है कि जितेंद्र अवगत के जो अवहद हैं उनकी तो आफत आएगी, क्योंकि राज्य में सरकार भी बदल चुकी है और उन्होंने जो मारपीट सिविल इंजीनियर के साथ की है, जिसको जग जाहिर सारे समाज ने देखा है, और वो उस समय इशू भी बना था जिसको सरकार रहते हुए दबा दिया गया था। ये तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार रहते हुए बहुत सारी चीज़ें दबा दी गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर नेगेटिव रोल किया गया था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जो कि जनता के पक्ष में। उद्धव ठाकरे को सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि वो एक शहंशाह हैं, शहंशाह हाल आलम महाराष्ट्र हैं, और शहंशाह आराम करता है, शहंशाह के सब करने वाले करते हैं, गलत भी हो जाता है तो शहंशाह के नाम से कुछ नहीं होता। लेकिन अभी उनके मंत्रियों जो उद्धव ठाकरे के मंत्री थे, उनको भी आसान नींद नहीं आने वाली, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टिगेशन अगर बाकी जो मुकदमे फाइल हैं वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाने की शुरू कर दिए, तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत खतरनाक बात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।